24 फरवरी की सुबह चंद्रकली जैसे ही कमरे से बाहर निकली, सामने चारपाई पर अपने पति राम प्रसाद की हालत देखकर उनकी चीख निकल गई। चारपाई खून से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। रामप्रसाद के शरीर पर कई गहरे जख्म के निशान थे और उनका गला इतनी बेरहमी से रेता गया था कि देखने वालों की रूह कांप जाए। चंद्रकली समझ चुकी थी कि अब सब खत्म हो चुका है। रामप्रसाद की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। कुछ ही सेकंड में घर के अंदर चीख पुकार का माहौल बन गया। चंद्रकली जोर जोर से रोने लगी और अपने बेटों अमित और सुमित को जगाने लगी। बेटियां भी शोर सुनकर दौड़ती हुई बाहर आ गईं। जब बच्चों ने अपने पिता की यह हालत देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले तक बिल्कुल ठीक दिखने वाले रामप्रसाद अब इस हालत में पड़े हैं। कुछ ही मिनटों में पूरे घर में मातम छा गया। सुबह का समय था और गांव के लोग अपने अपने काम पर निकलने ही वाले थे कि तभी रामप्रसाद के घर से उठती चीखों ने पूरे मोहल्ले का ध्यान खींच लिया। पड़ोसी तुरंत दौड़ते हुए वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने चारपाई पर पड़े रामप्रसाद का शव देखा, वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। चारपाई से नीचे जमीन तक खून फैल चुका था। यह कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि बेहद ब्रूटल मर्डर था। हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर इतनी बेरहमी से रामप्रसाद की हत्या किसने की? इसी बीच एक पड़ोसी ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई, क्योंकि मामला बेहद सीरियस था। कुछ ही देर में पुलिस की कई गाड़ियां सायरन बजाती हुई गांव पहुंच गईं। पुलिस टीम के साथ कई बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके थे। पुलिस ने जब घर के अंदर कदम रखा तो सामने खून से सनी चारपाई और उस पर पड़े रामप्रसाद के शव को देखकर उन्हें भी समझ आ गया कि यह कोई प्लान्ड अटैक है। चारों तरफ चीख पुकार का माहौल था और घर के लोग बुरी तरह सदमे में थे। पुलिस ने सबसे पहले पूरे घर को घेर कर मौके की जांच शुरू की। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाने लगी। इसके बाद पुलिस ने रामप्रसाद के बेटों अमित और सुमित से सवाल किया कि आखिर रात में क्या हुआ था। बेटों ने घबराए हुए अंदाज में बताया कि शायद रात के अंधेरे में कोई चोर बदमाश घर में घुस आया होगा। उन्होंने कहा कि हो सकता है चोरी के दौरान पिता जाग गए हों और फिर बदमाशों ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए यह खौफनाक वारदात कर दी हो। एक बार को तो पुलिस ने भी इस चोरी वाली थ्योरी पर यकीन कर लिया, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कहानी अचानक पलटने लगी। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया। जब डॉग स्क्वाड को घर के अंदर जांच के लिए छोड़ा गया तो वह घर में ही गोल गोल घूमता रहा, लेकिन बाहर नहीं गया। यह साफ संकेत था कि इस मर्डर का कनेक्शन बाहर के किसी चोर से नहीं, बल्कि घर के अंदर से ही जुड़ा है। बस यही बात पुलिस के शक को और गहरा कर गई। अब शक की सुई घरवालों की तरफ घूम चुकी थी, लेकिन समस्या यह थी कि पत्नी से लेकर बेटे और बेटियों तक सभी का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे में सीधे किसी पर शक जताना पुलिस के लिए भी आसान नहीं था। इसलिए पुलिस ने पहले फॉरेंसिक टीम के साथ पूरे घर की बारीकी से तलाशी शुरू की। जांच के दौरान उन्हें कुछ बेहद अहम क्लूज मिले। घर के हैंडपंप पर लाल रंग के निशान दिखाई दिए। जब इन्हें ध्यान से चेक किया गया तो पता चला कि वह खून था। इसके अलावा घर की नाली में भी खून के कुछ कतरे मिले। अब पुलिस को लगभग यकीन हो गया कि कातिल ने हत्या के बाद यहीं हैंडपंप पर हाथ धोए थे और जल्दीबाजी में कुछ निशान छूट गए। इसके बाद पुलिस ने घरवालों से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले रामप्रसाद की पत्नी चंद्रकली से सवाल किए गए। चंद्रकली ने बताया कि रामप्रसाद हर रात की तरह अपने बेटों के साथ बरामदे में चारपाई डालकर सोते थे, जबकि वह और बेटियां कमरे के अंदर सोती थीं। रात में सबने साथ खाना खाया था। सोने से पहले जब रामप्रसाद ने पानी मांगा तो उन्होंने पानी दे दिया और फिर सभी सो गए। पुलिस ने अगला सवाल पूछा कि क्या रामप्रसाद की किसी से दुश्मनी थी। इस पर चंद्रकली ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि घर में कभी कभी छोटी मोटी नोकझोंक जरूर होती थी, लेकिन इतनी बड़ी दुश्मनी किसी से नहीं थी कि कोई रामप्रसाद को इतनी बेरहमी से मार दे। चंद्रकली की बातों में सच्चाई साफ झलक रही थी, इसलिए पुलिस ने उन्हें सस्पेक्ट की लिस्ट से लगभग बाहर कर दिया और अब जांच का फोकस दोनों बेटों अमित और सुमित पर आ गया।
पुलिस को सबसे बड़ा सवाल यही परेशान कर रहा था कि रामप्रसाद को इतनी बेरहमी से मारा गया, जरूर उनकी चीखें भी गूंजी होंगी। फिर भी दोनों बेटे बगल में सोते रहे और उन्हें कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया। जब यही सवाल पुलिस ने अमित से पूछा तो उसने कहा कि उसे उस रात इतनी गहरी नींद आई थी जो पहले कभी नहीं आई, इसलिए रात में क्या हुआ उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला। वह नींद में था और उसने कुछ भी नहीं सुना। इसके बाद पुलिस ने दोनों बहनों कोमल और खुशी से अलग अलग पूछताछ शुरू की। यहीं से केस में पहला बड़ा ट्विस्ट आया, क्योंकि दोनों बहनों के बयान एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। पूछताछ के दौरान पुलिस की नजर कोमल के चेहरे पर पड़े एक कट के निशान पर गई। वहीं खुशी के हाथ पर भी गहरा और बिल्कुल ताजा जख्म था, जैसे कुछ घंटे पहले ही लगा हो। जब पुलिस ने खुशी से पूछा तो उसने कहा कि रात में बुग्गी से टकराने से यह चोट लग गई थी। दूसरी तरफ कोमल भी अपने चेहरे के जख्म को लेकर अलग कहानी सुना रही थी। अब पुलिस का शक और गहरा हो चुका था। जब परिवार से पूछा गया कि क्या रात से पहले इन दोनों के शरीर पर कोई चोट थी, तो सबने साफ कहा कि नहीं। ये चोटें तो सुबह उठने के बाद ही दिखाई दीं। दोनों बहनों के चेहरे पर साफ डर और घबराहट नजर आ रही थी। वे सही से जवाब भी नहीं दे पा रही थीं। पुलिस समझ चुकी थी कि इस घर के अंदर कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है। इसी बीच घर की तलाशी के दौरान पुलिस भूसा रखने वाले कमरे में पहुंची। जब वहां गहराई से जांच की गई तो भूसे के अंदर छिपी एक पोटली मिली। पुलिस ने जैसे ही उसे खोलकर देखा, अंदर दो दुपट्टे थे जो खून के धब्बों से सने हुए थे। साथ ही एक तेज धार वाला हथियार भी बरामद हुआ। जब पुलिस ने यह दुपट्टे परिवार को दिखाए तो मां चंद्रकली उन्हें देखते ही पहचान गई। उन्होंने बताया कि ये दोनों दुपट्टे उनकी बेटियों कोमल और खुशी के ही हैं। अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी थी। बदलते बयान, शरीर पर ताजा चोटें, खून से सने दुपट्टे और घबराया हुआ व्यवहार, सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। पुलिस ने बिना देर किए 32 साल की कोमल और 16 साल की खुशी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए थाने ले जाने का फैसला किया। परिवार ने इसका विरोध भी किया, लेकिन केस सुलझाने के दबाव में पुलिस दोनों बहनों को अपने साथ ले गई। वहीं रामप्रसाद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाने में जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो ज्यादा देर तक दोनों बहनें खुद को संभाल नहीं पाईं। आखिरकार वे टूट गईं और ऐसा सच कबूल किया जिसने पूरे पुलिस स्टेशन को सन्न कर दिया। कोमल ने बताया कि उन्होंने ही अपने पिता रामप्रसाद की हत्या की है। उसने कहा कि उनके पिता उन पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाते थे, हर बात पर रोक टोक करते थे, यहां तक कि आस पड़ोस में जाने तक की इजाजत नहीं थी। घर में एक ही मोबाइल फोन था जिसे वह और खुशी इस्तेमाल करती थीं, लेकिन यह भी रामप्रसाद को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां मोबाइल चलाएं। एक तरफ बेटियों को जैसे कैद में रखा गया था, वहीं दूसरी तरफ बेटों को पूरी आजादी थी। वे कहीं भी जा सकते थे, जैसे चाहें वैसे जी सकते थे। यही बात धीरे धीरे कोमल और खुशी के दिल में जहर बनकर भरती चली गई, और इसी नफरत ने एक दिन उन्हें ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसने पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पूछताछ के दौरान कोमल ने जो कहानी सुनाई, उसने पूरे मामले को और भी भयावह बना दिया। उसने बताया कि इस घटना से करीब एक हफ्ते पहले भी रामप्रसाद ने दोनों बेटियों के साथ बुरी तरह मारपीट की थी। उस दिन के बाद से उसके मन में गुस्सा और नफरत लगातार बढ़ती चली गई। सबसे ज्यादा आहत कोमल थी। उसकी उम्र 32 साल हो चुकी थी, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हो पाई थी। पिछले 2 साल से घर वाले लड़का ढूंढ रहे थे, पर रिश्ता कहीं तय नहीं हो रहा था। वजह थी उसकी बढ़ती उम्र और चेहरे पर पड़ा निशान। इसी बात को लेकर रामप्रसाद अक्सर उसे ताने देते थे। कोमल के मुताबिक पिता अक्सर कहते थे कि न तो तेरी शादी हो रही है और न ही तू कोई काम करती है जिससे घर में पैसा आए, बस घर पर बोझ बनकर बैठी हुई है। ये शब्द धीरे धीरे उसके दिल में जहर बनते चले गए। कोमल ने यह भी कहा कि पिता को बेटियों की शादी की ज्यादा चिंता नहीं थी। इसी वजह से घर की बड़ी बेटी ने खुद ही लव मैरिज कर ली थी। उसकी उम्र बढ़ रही थी और पिता रिश्ता ढूंढने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, इसलिए उसने खुद फैसला ले लिया। लेकिन कोमल ने ऐसा कदम नहीं उठाया
फिर भी उसे रोज शादी के ताने सुनने पड़ते थे। रोज रोज के झगड़े, अपमान और पाबंदियों से तंग आकर कोमल के मन में अपने ही पिता के लिए नफरत भर गई, और यही नफरत एक दिन खौफनाक साजिश में बदल गई। कोमल ने अपनी छोटी नाबालिग बहन खुशी को भी अपने साथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर रामप्रसाद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इस प्लान के तहत कोमल ने बाजार से 16 से 17 नींद की गोलियां मंगवाईं। उनका इरादा साफ था, पहले पूरे परिवार को गहरी नींद में सुलाया जाए, फिर पिता को मार दिया जाए ताकि कोई विरोध भी न कर सके और किसी को शक भी न हो। योजना के मुताबिक उसी दिन कोमल ने खुद से खीर बनाई। फिर उसने नींद की गोलियों को पीसकर उस खीर में मिला दिया। सफेद खीर में गोलियां इस तरह घुल गईं कि किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। रात को दोनों बहनों ने वही खीर अपनी मां चंद्रकली, पिता रामप्रसाद और दोनों भाइयों अमित और सुमित को परोस दी, लेकिन खुद खीर नहीं खाई। जब परिवार ने पूछा तो उन्होंने बहाना बना दिया कि बाद में खा लेंगे। किसी को भी इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। कुछ देर बाद पूरा परिवार सोने चला गया। नींद की गोलियों का असर इतना तेज था कि थोड़ी ही देर में सब गहरी नींद में डूब गए। रात करीब 3 बजे कोमल और खुशी उठीं। सबसे पहले उन्होंने अपनी मां को झकझोर कर देखा ताकि यह पक्का हो सके कि वह गहरी नींद में है। मां बिल्कुल बेहोश सी सो रही थी। यह देखकर कोमल किचन में गई और वहां से एक तेज धार वाला हथियार उठा लाई। फिर दोनों बहनें धीरे धीरे बरामदे की तरफ बढ़ीं, जहां रामप्रसाद चारपाई पर सो रहे थे। गुस्से और नफरत से भरी कोमल ने अचानक उन पर जोरदार वार कर दिया। इस हमले से रामप्रसाद की आंख खुल गई और वह दर्द से छटपटाने लगे। तभी खुशी ने तुरंत अपने पिता के दोनों पैर कसकर पकड़ लिए ताकि वह उठ न सके। इसके बाद कोमल ने लगातार कई वार किए, पहले पेट पर, फिर सीने पर और आखिर में गले पर। आखिरी वार इतना बेरहम था कि रामप्रसाद का गला कट गया और कुछ ही पलों में उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। यानी जिस पिता ने कभी अपनी बेटियों की उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाया था, तर उसे ताने देते थे। जब यह खौफनाक वारदात हो रही थी, तब भी उनकी आंख तक नहीं खुली। दोनों गहरी नींद में बेहोश पड़े रहे। कोमल और खुशी ने भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका असली निशाना सिर्फ रामप्रसाद थे। हालांकि दोनों बहनें अपने भाइयों से भी अंदर ही अंदर चिढ़ती थीं, क्योंकि पिता ने बेटों को पूरी आजादी दे रखी थी। लेकिन उनकी सारी नफरत अपने पिता के लिए थी। इसलिए उन्होंने सिर्फ रामप्रसाद को ही रास्ते से हटाने का फैसला किया और उसी साजिश को अंजाम दे दिया। हमले के दौरान कोमल के गाल पर हथियार की चोट लग गई, जबकि खुशी के हाथ पर भी गहरा जख्म हो गया। यही चोटें आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ा सबूत बन गईं। रामप्रसाद पर कई वार करने के बाद कोमल ने उन्हें चेक किया कि कहीं वह जिंदा तो नहीं है, लेकिन 4-5 खतरनाक वार के बाद उनकी सांसें थम चुकी थीं। यह पक्का होते ही दोनों बहनों ने राहत की सांस ली। इसके बाद वे सीधे घर के हैंडपंप पर गईं और अपने हाथ धोए। लेकिन रात के अंधेरे में उन्हें यह दिखाई नहीं दिया कि खून के कुछ निशान हैंडपंप पर ही रह गए हैं। साथ ही नाली में भी खून के कतरे बहकर जम गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने दुपट्टे उतार दिए, क्योंकि उन पर भी खून के धब्बे लग चुके थे। जिस धारदार हथियार से वार किया गया था, उस पर भी खून साफ दिखाई दे रहा था। इन सभी चीजों को दोनों बहनों ने एक पोटली में बांधा और उसे भूसे के ढेर के अंदर छिपा दिया। लेकिन यही पोटली बाद में पुलिस के हाथ लग गई और पूरा राज खुल गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी इस साजिश की पुष्टि कर दी। रिपोर्ट में साफ हुआ कि रामप्रसाद को पहले नींद की गोलियां दी गई थीं, उसके बाद उनके शरीर पर 4 से 5 बार तेज धार वाले हथियार से वार किया गया। चोटें इतनी गंभीर थीं कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरी रात रामप्रसाद उसी हालत में चारपाई पर पड़े रहे और उधर कोमल और खुशी सबूत छिपाने के बाद अपनी मां के पास जाकर ऐसे सो गईं जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह जब मां चंद्रकली की आंख खुली और वह बरामदे में पहुंची, तब अपने पति की हालत देखकर उनकी चीख निकल गई और फिर वही मातम का माहौल बन गया जिसकी शुरुआत से यह पूरी कहानी शुरू हुई थी। पिता की हत्या की वजह वही थी। रोज रोज की पाबंदियां, डांट फटकार, मोबाइल चलाने पर रोक, घर से बाहर जाने पर रोक और कोमल को लगातार शादी के ताने।
इन सब से छुटकारा पाने के लिए दोनों बहनों ने इतना खौफनाक कदम उठा लिया। जब परिवार को इस सच्चाई का पता चला तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि कोमल और खुशी ऐसा कर सकती हैं। लेकिन सच सामने आ चुका था। दोनों भाइयों अमित और सुमित का कहना है कि उन्हें अपने पिता के लिए इंसाफ चाहिए। कानून कोमल और खुशी को जो भी सजा देगा वह उन्हें मंजूर होगी। पुलिस ने कोमल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि खुशी नाबालिग होने की वजह से बाल सुधार गृह भेजी गई है। दोनों के खिलाफ केस चल रहा है। अब अदालत क्या फैसला सुनाती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यह कहानी एक ऐसा सवाल जरूर छोड़ जाती है, क्या पाबंदियों से बचने के लिए अपने ही पिता की जान लेना कभी सही ठहराया जा सकता है? दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।